फिर अभी और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई BK सिन्हा वेलकम यू टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिकल। इसके 4 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं और जिन लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है, मेरी एडवाइस होगी वैसे स्टूडेंट्स को कि एक बार वो 4 वीडियोस को देख लें। बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकल को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप देखोगे तो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया ये एक बार फिर से आपको बताता हूं। फॉर द सेक ऑफ रिकैपिचुलेशन, हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल के फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि ए और एन को हम लोग कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। और फिर जो करंट जो टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट था कि द को हम लोग कहां कहां पे यूज करते हैं, द के यूजेस को डिस्कस किया गया था कल भी, और आज भी उसका एक यूज बचा हुआ है जो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ द, इसका लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये पॉइंट नंबर 6 था जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहले एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल समझ जाने पे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाता है समझना। एक एग्जाम्पल है, द पीपल ऑफ मुंबई आर considered, the people of Mumbai are considered fashionable. So this is a sentence. मुंबई को हम लोग मानते हैं कि इंडिया का सबसे फैशनेबल जगह है, फैशन वहीं से शुरू होता है। नेचुरली वहाँ के लोगों को माना जाता है कि वे बहुत फैशनेबल होंगे। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे, फैशनेबल जो वर्ड है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका हिंदी पूछा जाता है कि इसका हिंदी बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय फैशनेबल, इसके लिए हिंदी वर्ड क्या है। तो ज्यादातर लोग फेल कर जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। अभी चूंकि मैंने यहां पे वर्ड लिखा इसीलिए इसका हिंदी भी लिख देता हूं, फैशन परस्त। फैशन परस्त इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैशनेबल। नाउ कमिंग बैक टू द सेंटेंस, व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहां पे जो सेंटेंस है, द पीपल ऑफ मुंबई आर कंसीडर्ड फैशनेबल, इसमें अगर हम मुंबई को देखें तो मुंबई क्या है, मुंबई इज ए नाउन। लाइकवाइज अगर पीपल की बात करें तो पीपल इज अगेन ए नाउन। यहां पे 2 नाउन है और उनके बीच में ये ऑफ है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, इस पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, करेक्ट। तो रूल कहता है या जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखता हो, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो या सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में हो, तो उसके पहले हम लोग द जरूर प्लेस करते हैं, द। तो यहां पे जो पहला वाला नाउन था उसके पहले द लगाना जरूरी है। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि यहां पे पीपल के पहले द लगा हुआ है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसके रूल को ब्रीफली मैं लिख देता हूं यहां पे। इन केस ऑफ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, in case of noun plus of plus noun, the is placed before the first noun. The is placed before the first noun.
So this is very important. In case of noun plus of plus noun, the is placed before the first noun. आप इस रूल को अपने कॉपी में लिख सकते हैं. एग्जाम्पल वहां पे पहले दिया गया है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पर बेस्ड एरर कैसा आता है और वहां पे कैसे एरर हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं. राइट? एक एग्जाम में आया हुआ एरर यहां पे आपके सामने है. although there were many beautiful girls, in the party, it was Nancy who was center of attraction. This is a sentence. इसमें हम लोग देखते हैं कि एरर कहां पे है. So, although there were many beautiful girls in the party, it was Nancy who was center of attraction. Now, यहां पे attraction क्या है? Attraction is a noun. एक और नाउन यहां पे है सेंटर, और इनके बीच में यहां पे ऑफ भी है. तो सेंटेंस का ये जो पार्ट है वो इस स्ट्रक्चर में आ गया. नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में आ गया. तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसमें क्या कहता है कि इस नाउन के पहले द को प्लेस करना जरूरी है. अब अगर हम सेंटेंस में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सेंटर के पहले द नहीं लगा हुआ है. तो यहां पे अगर द प्लेस किया जाएगा तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. सो एरर इज इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस जहां पे सेंटर के पहले द नहीं था. राइट? तो ये जो इसका 6th यूज था द का, उस पर बेस्ड एरर्स इस तरह के आ सकते हैं. अभी जब हम लोग आर्टिकल का एक्सरसाइज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो भी एरर आएगा उस समय मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा कि ये जो एरर है वो इसी यूज पर बेस्ड है. तो ये था द से रिलेटेड 6 यूजेस जिसको कि मैंने आपके लिए डिस्कस किया. नाउ वी डिस्कस omission of articles. Omission of articles. This is another important topic of article. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको डिस्कस करना चाहिए और ठीक से समझना भी चाहिए. सबसे पहले तो देखें कि ओमिशन किस वर्ड से बना है. ओमिट. ओमिट से बना हुआ वर्ड है ओमिशन. मीन्स कहां पे आर्टिकल यूज नहीं होते, कहां पे इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको ओमिट कर दिया जाता है या इसको हटा दिया जाता है, उस पर बेस्ड ये डिस्कशन होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पे. ओमिट जो वर्ड है इसी से बना है वर्ड ओमिशन. ओमिशन मीन्स किसी चीज को हटा देना, ड्रॉप कर देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओमिशन. अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अपोजिट बताइए तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ओमिशन, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. हो सकता है कि आप इसको नहीं बता पाएंगे, बट यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए. ओमिशन का अपोजिट होता है कमीशन. कमीशन. यू विल बी टेकन ए बैक. आपको ताज्जुब होगा कि सर कमीशन का मतलब तो हम लोग जानते हैं सेल में जो कमीशन दिया जाता है. जैसे अगर आप इस आर्टिकल को बेचते हैं, इस वस्तु को बेचते हैं, तो यू विल गेट ए 15% कमीशन. तो इसका तो सर हम लोग मीनिंग यही जानते हैं. हम लोग सर इसका एक और मीनिंग जानते हैं आयोग. जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर भी आयोग के रूप में हम लोग इसको जानते हैं.
बट सर ये नहीं जानते कि ओमिशन का अपोजिट वर्ड होता है कमीशन, बट कमीशन का मतलब होता है जोड़ना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन एयरफोर्स नए नए एयरक्राफ्ट्स खरीदती है, नए नए अगर एयरक्राफ्ट्स खरीदती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स में उसको एड ऑन किया जाता है। तो उस सेंस में ओमिशन के लिए एंटोनिम हम लोग यूज करते हैं कमीशन, राइट। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहां पे डिस्कस किया जाएगा। उसका पहला है ये देखना है कि कहां कहां पे हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है कि आर्टिकल को हम लोग किसी लैंग्वेज के पहले नहीं लगाते, किसी गेम के नाम के पहले नहीं लगाते और किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले भी नहीं लगाते। इस पर बेस्ड भी एरर्स आते हैं। लैंग्वेज, गेम और सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। फ्रेंच इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। ये एग्जाम्पल यहां पे है, आप देखते होंगे कि यहां पे फ्रेंच के पहले ना तो ए लगा, ना एन लगा और ना ही द लगा, और इसकी जरूरत भी नहीं है बिकॉज फ्रेंच इज ए लैंग्वेज, करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, गेम को लेके एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं यहां पे। आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। यहां पर क्या है, यहां पे गेम का नाम है क्रिकेट और उसके पहले कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना ही द लगेगा। अगर इसके पहले कोई लगा देता है, लिख देता है आई प्ले द क्रिकेट इन द इवनिंग, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। लाइकवाइज सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ही लाइक्स फिजिक्स, ही लाइक्स फिजिक्स ए लॉट। उसको फिजिक्स बहुत पसंद है। यहां पे फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो इसके पहले भी ए, एन या द नहीं लगेगा। तो ये था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें यह बताया गया कि लैंग्वेज, गेम और सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। नो आर्टिकल इज यूज्ड। नो आर्टिकल इज यूज्ड, करेक्ट। तो ये था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का फर्स्ट रूल। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जनरल सेंस में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन होगा कि बताइए कौन कौन सा नाउन है। तो यहां पे आई एम गोइंग टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ 5 nouns like man, woman, life, death, nature। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको कि अगर जनरल सेंस में यूज किया जाए तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे इसको और एलाबोरेट करता हूं, मैन। मैन, अगर एक मैन की बात की जाए, एक आदमी की, तो इसके पहले हम लोग ए भी लगा सकते हैं या द भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उसका यूज कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक आदमी से मिला, आई मेट ए मैन, वो मेरे लिए अननोन था, तो इसीलिए यहां पे इनडेफिनिट आर्टिकल लगाया गया ए।
आई मेट ए मैन। उसके बाद सेकेंड लाइन जब मैं बोलता हूं उसी आदमी के बारे में लिखता हूं द मैन वॉज ए स्कॉलर। वो जो व्यक्ति थे वो विद्वान थे। तो किसके बारे में बात की जा रही है? इसी मैन के बारे में बात की जा रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या लगाया? आर्टिकल यहां पे लगाया द, यहां पर ए और यहां पर द, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो मैन अगर सिंगुलर लिया जाएगा तो उसके पहले ए या द लग सकता है, बट अगर हम पूरे मनुष्य जाति की बात करेंगे जनरल सेंस में, तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अभी एग्जांपल्स दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से वुमेन अगर जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, लाइफ के पहले कोई आर्टिकल नहीं, डेथ के पहले कोई आर्टिकल नहीं, और नेचर के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। ये समझ गए होंगे आप लोगों ने, इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा जरूर। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ और नेचर जब इनको जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो इसके पहले कोई आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। इसके एग्जांपल्स मैं यहां पे लिखता हूं। मैन इज मॉर्टल, बहुत सिंपल एग्जांपल जो आप लोग जानते होंगे। मनुष्य नश्वर है। मॉर्टल मीन्स नश्वर, जिसका डेथ होना निश्चित है। सेकेंड एग्जांपल है वुमेन इज अफेक्शनेट। वुमेन इज अफेक्शनेट। औरतें जो होती हैं वो ज्यादातर स्नेहमयी होती हैं। अफेक्शन मीन्स स्नेह, और उसी से बना हुआ वर्ड है अफेक्शनेट, ममतामयी या स्नेहमयी, राइट। तो जनरल वुमेन के बारे में दिस इज द परसेप्शन कि वे लोग अफेक्शनेट होती हैं। सो वुमेन इज अफेक्शनेट। यहां पे मैन को जनरल सेंस में यूज किया गया, वुमेन को भी जनरल सेंस में यूज किया गया। फिर लाइफ इज ए सागा ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इज ए सागा ऑफ स्ट्रगल। जीवन जो है वो संघर्ष की कहानी है। सिर्फ मेरा जीवन नहीं, किसी का भी जीवन, हर जो इंडिविजुअल है इस यूनिवर्स में, उसका अपना अपना अलग अलग टाइप का स्ट्रगल होता है। अगर एज ए स्टूडेंट आपका स्ट्रगल है एक अच्छी नौकरी पाना, तो एज ए टीचर मेरे लिए भी स्ट्रगल है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट्स आपके लिए डिलीवर करना। सो एवरीवन हैज गॉट हिज ओन स्ट्रगल इन लाइफ। तो यहां पे लाइफ को जनरल सेंस में यूज किया गया। हियर आई हैव यूज्ड अ ब्यूटीफुल वर्ड सागा। सागा का मीनिंग अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। कथा या कहानी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सागा। जीवन और कुछ नहीं, संघर्ष की कहानी है। इसके बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जैसे वीक में मेरे लिए वेंसडे एक ऐसा डे है जो मेरा स्मूथ गुजरता है। स्मूथ गुजरने का मतलब दिन भर में कभी ज्यादा कोई परेशानी नहीं आती और स्मूथ रहता है। रात में मैं सोचता हूं कि आज वेंसडे था, इसीलिए आज स्मूथ डे मेरा गुजरा। एक दिन एक ऑफिस के एक केबिन में मैं बैठा हुआ था, तो वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ था विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का पोस्टर था, और उसमें बहुत ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हुई थी कि जिस दिन आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई, उस दिन समझिए कि आप जीवन के गलत पथ पर थे। मीन्स जीवन का सही पथ क्या है? जीवन का सही पथ वही होता है जहां पे संघर्ष होगा, जहां पे मुश्किलें आएंगी, जहां पर बाधाएं आएंगी। और अगर आप सिंपल तरीके से चलिएगा तो वो जीवन कोई जीवन नहीं है। तो जब भी मैं इस लाइन को लिखता हूं, आई रिकॉल दैट एक्सपीरियंस, और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। तो व्हाट इज इट? लाइफ इज ए सागा ऑफ स्ट्रगल। नेक्स्ट, डेथ इज inevitable. A beautiful word I am writing here. Inevitable. Inevitable means होता है अटल, जिसको टाला ना जा सके,
विच कैनॉट बी अवॉइडेड, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनएविटेबल। मौत क्या है? मौत अटल है, और ये जनरल सेंस में यूज किया जाता है। सिर्फ मेरी या किसी दूसरे की बात नहीं की जाती है, पूरे मानव जाति या जानवरों के लिए भी, जो भी जीवित हैं उनके लिए डेथ इज इनएविटेबल। नाउ लास्ट, नेचर इज फैसिनेटिंग। प्रकृति क्या होती है? मनमोहक होती है। फैसिनेटिंग के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं मनमोहक, जो आपके मन को मोह लेती है। सो नेचर इज फैसिनेटिंग। यहां पे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। मैन को जब जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, और ना ही द लगेगा। No article will be placed when man, woman, life, death and nature are used in their general sense. So this is the concept. तो हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं in their जनरल सेंस। जनरल सेंस में जब हम इसको यूज करते हैं, वाइड सेंस में यूज करते हैं, तो मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ और नेचर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस पर भी बेस्ड एरर्स देखने को मिलेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, वहां पर भी और एग्जाम्स में भी। नाउ वी डिस्कस द थर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ये वाला भी बहुत मजेदार है। यहां पे पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर वहां लिखूंगा। देखिए, कुछ प्लेस खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल किस लिए बनाया जाता है? पढ़ाई के लिए। हॉस्पिटल किस लिए बनाया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए। या पिकनिक के लिए बनाया जाता है? आप बताओ। नो, इट इज मेंट फॉर ट्रीटमेंट। ये अलग बात है कि आजकल बहुत से हॉस्पिटल्स 5 स्टार फैसिलिटीज को भी मात दे रहे हैं, और वहां पर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट रहता है उसके लिए काफी सुविधाएं रहती हैं। पेशेंट तो बेचारा बीमार है, वो तो एंजॉय करेगा नहीं, लेकिन उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो सभी तरह की फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट बेसिकली हॉस्पिटल इज मेंट फॉर ट्रीटमेंट। लाइकवाइज प्रिजन किस लिए बना है? जेल बना है सजा काटने के लिए। उसी तरह से कोर्ट, कचहरी, ये किस लिए बने हुए हैं? केस मुकदमों के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि वैसी जगह जो किसी खास पर्पस के लिए बनाई गई है और उसका यूज उसी पर्पस के लिए अगर किया जाता है, तब उस केस में उस जगह के नाम के पहले हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते। गॉट इट? अभी वहां पे लिखूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। एक बार फिर, कुछ जगह ऐसी होती है जिसका एक खास पर्पस होता है, जिसके यूज का एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर उन जगहों को उसी यूज के लिए, उसी पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उन जगहों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और वो जगहें क्या हो सकती हैं ये यहां पे लिखते हैं, या इस कॉन्सेप्ट को ही लिख सकते हैं यहां पे आपके लिए। आप अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। सम प्लेसेस आर मेंट फॉर specific purposes, and if they are used for the same, no article is placed before them. Clear? Some places are meant for specific purposes, and if they are used for the same, no article is placed before them.
अब वो जगह कौन कौन सी हैं इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कूल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. लाइकवाइज कॉलेज, कॉलेज के बाद हॉस्पिटल, उसी तरह से चर्च, टेम्पल, मॉस्क, कोर्ट, मॉस्क, कोर्ट और प्रिजन एटसेट्रा. दीज आर सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपके लिए लिखा. अब इसमें देखते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, वो यहां पे आपको पता चलेगा. इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं. द इंजर्ड was sent to the hospital. The injured was sent to the hospital. ये सेंटेंस सही है क्या? जो घायल है उसको अगर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है तो किस पर्पस के लिए भेजा जा रहा होगा? जरूर उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा होगा. इसीलिए हॉस्पिटल के पहले यहां पे द जो यूज किया गया ये गलत है. यहां पे हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल. माई सन गोज टू स्कूल डेली. माई सन गोज टू स्कूल डेली. यहां पर बेटा स्कूल जाता है तो मन में हम लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई करने के लिए जा रहा होगा. मीन्स जो बेसिक पर्पस है स्कूल का उसी पर्पस के लिए जा रहा होगा. तो इसके पहले अगर हम द लगा देंगे तो ये गलत होगा. यहां पे द लगाने की जरूरत नहीं है. तो वहां पे हॉस्पिटल के पहले द लगाया जाना गलत था और यहां पर स्कूल के पहले अगर द लगाते हैं तो ये भी गलत है. ठीक है. बट हियर वी शुड अप्लाई सम कॉशन. कॉशन ये कहता है कि अगर उसके यूज का पर्पस कुछ दूसरा होगा तब हम लोग वहां पे द लगा सकते हैं. गॉट इट? इसको भी एक्सप्लेन करता हूं इसी एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट में. द इंजर्ड वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल. यहां पे इंजर्ड को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया. इसका मतलब वहां उस हॉस्पिटल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. बट अगर ऐसा होगा माई फ्रेंड वेंट टू द हॉस्पिटल for the settlement of his bills. मेरा एक फ्रेंड है जो मेडिसिन का सप्लायर है, हॉस्पिटल्स को मेडिसिन सप्लाई करता है और वो अगर हॉस्पिटल जाता है अपने बिल्स के सेटलमेंट के लिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज गोइंग टू द हॉस्पिटल? तो सेटलमेंट ऑफ हिज बिल्स, ये उसका पर्पस है. तो इस केस में जो द लगाया गया हॉस्पिटल के पहले ये सही है. क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का जाने का जो पर्पस है वो सेटलमेंट ऑफ बिल है, ना कि ट्रीटमेंट. तो इसकी वजह से यहां पे हॉस्पिटल के पहले द लगाना सही है. राइट? फिर यहां पर इसको भी एक्सप्लेन करें. माई सन गोज टू स्कूल डेली. यहां पे स्कूल के पहले द नहीं लगेगा. बट अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर अटेंडिंग पेरेंट्स टीचर्स इंटरैक्शन, PTI.
आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर अटेंडिंग पीटीआई। तो मेरा पर्पस क्या है? माई पर्पस इज नॉट स्टडीज, माई पर्पस इज डिफरेंट, दैट इज अटेंडिंग पीटीआई। तो चूंकि पर्पस डिफरेंट है इसीलिए यहां पे स्कूल के पहले हम लोग द लगाते हैं। आई एम गोइंग टू द स्कूल फॉर अटेंडिंग पीटीआई। तो ये कॉन्सेप्ट है, some places are meant for specific purposes and if they are used for the same, no article is placed before them. लेकिन ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं ये अदरवाइज बताते हैं। क्यों अदरवाइज बताते हैं? क्योंकि इनका पर्पस अलग है। तो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस परफेक्टली। इसमें कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इस पर बेस्ड एरर्स भी आएंगे जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ कॉन्सेप्ट जहां पे आर्टिकल्स नहीं लगते। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है। ये भी एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। मैं इसको बहुत डिटेल में और बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से इसको देखिएगा कि ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें जरा सा भी स्लिप होने पर एरर आप पकड़ नहीं पाएंगे। राइट, कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी डेजिग्नेशन के पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर क्या है? ब्रांच मैनेजर इज अ डिजिग्नेशन जिसके पहले द लगता है। लाइकवाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक डेजिग्नेशन है जिसके पहले हम लोग द यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं जहां पे आपको सुन देख के ताज्जुब होगा कि वहां पे द यूज नहीं किया गया। एग्जाम्पल है, माई फादर वॉज promoted to the rank of branch manager. My father was promoted to the rank of branch manager. यहां पर ब्रांच मैनेजर के पहले कायदे से द लगना चाहिए था, लेकिन यहां पे अगर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ब्रांच मैनेजर के पहले रैंक ऑफ आया है। इस रैंक ऑफ की वजह से रैंक ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है ब्रांच मैनेजर, उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। माई फादर वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रांच मैनेजर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं। I don't like this type of man. I don't like this type of man. एक आदमी की बात की जा रही है, माइंड इट। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर रूल हम लोग यूज करते तो मैन के हिसाब से मैन के पहले ए या एन तो नहीं लगता, मैन के पहले यहां पे ए या द लग सकता था। चूंकि मैंने बताया है पहले भी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एज पर द नीड हम लोग ए एन या द लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर ए या द लगेगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके पहले टाइप ऑफ लगा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि टाइप ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते।
आपका क्वेश्चन होगा कि इस तरह का एग्जाम्पल्स और बताइए कि क्या क्या जगह पे हो सकता है, तो वो मैं यहां पे लिखता हूं, कॉन्सेप्ट भी आपके लिए लिख देता हूं। इन केस ऑफ type of, sort of, variety of, rank of, post of, title of, उसके बाद टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, एटसेट्रा। नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन कमिंग after them. Type of, sort of, variety of, rank of, post of, title of, etc. No article is placed before the noun coming after them. तो जहां पे रैंक ऑफ लिखा हुआ है उसके बाद आने वाला नाउन क्या है? ब्रांच मैनेजर, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। उसी तरह से टाइप ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या है? मैन है, तो मैन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख लिया। आप वीडियो को रोककर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। करेक्ट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक और ओमिशन से रिलेटेड रूल है, 5th नंबर है। इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसका एग्जांपल्स लिखा जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखेंगे। यह कहता है कि अगर आप यूज करते हैं ये एक्सप्रेशंस लाइक पहले ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आपके लिए डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं माई बुक, ठीक है? यहां पर बुक इज ए नाउन, उसके पहले पोजीशन दिखाने वाला वर्ड है माई, तो ये क्या होगा? ये एक एडजेक्टिव होगा। और ये एडजेक्टिव कौन सा होगा? चूंकि पोजीशन दिखाता है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसी तरह से हिज बैग, यहां पे बैग एक नाउन है, उसके पहले आने वाला हिज क्या है? हिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडजेक्टिव। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डियर टीम, यहां पे टीम इज ए नाउन, उसके पहले आने वाला जो डियर है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। क्लियर? देन वी कम टू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहले तो हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और फिर उसी को एक्सटेंड करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। मीन्स
पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है उसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस बिल्डिंग, यहां पे बिल्डिंग इज ए नाउन, उसके पहले ये आने वाला जो दिस है, व्हाट इज दिस, ये एक एडजेक्टिव है. लाइकवाइज दोज स्टूडेंट्स, यहां पे स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स नाउन है, उसके पहले आने वाला दोज वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है. ये समझ में आ गया होगा. पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है. लाइकवाइज इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को. डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो एडजेक्टिव होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय, यहाँ पे बॉय इज ए नाउन, उसके पहले आने वाला जो वर्ड ईच है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. लाइकवाइज ईदर कैंडिडेट, दो में से एक कैंडिडेट के बारे में बात की जा रही है तो वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ईदर यूज किया गया. ईदर इज ए नाउन बट यहाँ पे, सॉरी, कैंडिडेट इज ए नाउन बट यहाँ पे जो ईदर वर्ड है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में है. तो अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया, ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं, तब इस कॉन्सेप्ट में अब कुछ नहीं बचा. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के केस में नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव या पॉजेसिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगता. इसको एग्जाम्पल में बताता हूं. कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि माई बुक के बीच में बुक के हिसाब से ए या द लगा हुआ मिले? कभी आपने सुना माई ए बुक और माई द बुक? ऐसा पॉसिबल नहीं है. इन दोनों के बीच में कभी आर्टिकल नहीं आएगा. उसी तरह से कभी आपने देखा कि हिज और बैग के बीच में ए या द लगा हुआ है? दिस इज नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं होगा. अगर ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है तो वहां वो एरर का सेंटेंस होगा. जैसे इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं. I found many useful items in his a bag. I found many useful items in his a bag. तो ये गलत है. कहां पे गलती है? इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहां पे ये बैग के लिए यूज किया गया है हिज. किस सेंस में यूज किया गया है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के सेंस में यूज किया गया है. तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो ए आया ये गलत है, ये नहीं होगा. तो इसीलिए इस सेंटेंस में एरर है. हिज और बैग के बीच में ए का यूज किया जाना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. नाउ वी सी अदर एग्जांपल्स. जैसे दिस बिल्डिंग, इसमें कभी आपने देखा कि इस बिल्डिंग के लिए ए या द लगा हुआ होगा? कभी नहीं. इट विल नेवर हैपन. ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. सो लेट अस राइट द कॉन्सेप्ट नाउ. यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं ईच बॉय है, तो बॉय के पहले कभी भी ए या द लिखा हुआ नहीं मिलेगा. राइट. नाउ इस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं यहां पे. इन केस ऑफ पॉजेसिव, demonstrative, and distributive
adjectives, no article is used between them. Between them यहाँ पे लिखने का मतलब them means adjective and noun. इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. इन केस ऑफ पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स नो आर्टिकल इज यूज्ड बिटवीन देम. तो ये था फिफ्थ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट. दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट और इसी के साथ आज हम अपना आर्टिकल के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और कल से इसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का सिक्स्थ और लास्ट कॉन्सेप्ट. कुछ एग्जाम्पल्स पहले लिखते हैं, देन इसको एक्सप्लेन करना आसान होगा. इसके एग्जाम्पल्स हैं I made the payment by a check. I made the payment by a check. अगर इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं दिखेगी. क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि यहाँ पे टेंस का कोई एरर नहीं है, आर्टिकल का कोई एरर नहीं है और दिखेगा आपको. और चेक चूंकि सिंगुलर है इसीलिए आर्टिकल का एरर भी नहीं दिखेगा. उसके पहले आपको ए लगा हुआ भी सही दिखेगा. बट एरर यहीं पे है, यहां पर ए नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा, लिखूंगा भी. बाय चेक के पहले कोई, बाय चेक अगर हम लिखते हैं तो चेक के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, भले ही चेक यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है उसके बावजूद भी. एक और एग्जांपल, ही सेंट द पैकेट बाय ए कुरियर. He sent the packet by a courier. यहां पर भी ए का यूज करना गलत है, यहां पर भी ए यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बाय कुरियर जब लिखा हुआ है तो वहां पे ए नहीं लगता. इस तरह के एक्सप्रेशंस और क्या क्या होंगे वो यहां पे मैं लिखता हूं. उसके एग्जांपल्स हैं बाय चेक, by parcel, by courier, by cash, by car, by check, by car, by bus, by road, बाय एयर. उसी तरह से ऑन डिमांड, इन डिमांड, ऑन लीव, ऑन लीव. ये एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जहां पर इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा और इनके बीच में भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए कि ऑन डिमांड और इन डिमांड में क्या डिफरेंस है. ऑन डिमांड का मतलब होता है मांगने पर. ऑन डिमांड आई वॉज गिवन दिस मच ऑफ कैश, मांगने पर मुझे इतना कैश दिया गया. तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते, वो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फ्रेज ऑन डिमांड. और
जो चीज आजकल मांग में है, जैसे जीन्स आर वेरी मच इन डिमांड, हम लोग लिख सकते हैं जीन्स आर वेरी मच इन ए डिमांड दीज डेज। इस तरह का सेंटेंस अगर एग्जाम में आता है एंड इफ यू आर आस्क्ड टू डिटेक्ट द एरर, तो आपको एरर कहां पे मिलेगा? इन डिमांड जो है इसके बीच में जो ए लगाया गया है, दिस इज रॉन्ग, यहां पर एरर नहीं होना चाहिए। सो जीन्स आर वेरी मच इन डिमांड दीज डेज। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 6। इसमें आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो यही लिख सकते हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जैसे बाय चेक, बाय पार्सल, बाय कुरियर, बाय कैश, वहां पे उनके बीच में जो दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगता। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स। और इस तरह का एक्सरसाइज में या एग्जाम में जब भी एरर आएगा, यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द एरर वेरी इजीली और उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर आर्टिकल, जिसको हम लोगों ने 5 लेक्चर्स में आपके लिए खत्म किया, काफी एलेबोरेटली पढ़ाया है। और जब इसका डिस्कशन करूंगा, इसके एक्सरसाइज का कल वो डिस्कशन भी होगा, तब आपको बहुत आसानी होगी, कोई भी एरर ऐसा नहीं होगा जो शायद ना बने, प्रोवाइडेड कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया वो आपके दिमाग में रहे और जब भी क्वेश्चन दिखे तो आप उसको अप्लाई करने में अपने को कैपेबल पाएं, तब एरर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और 5 में से 5 एरर्स आप सही बनाएंगे। दिस इज माय गारंटी टू यू। और कैसा परफॉर्मेंस होगा ये फिर हम लोग कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस सम वर्ड्स जो कि हिंदू एडिटोरियल से लिए गए हैं। 5 वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर यू। सो दीज आर द 5 वर्ड्स रिलेटेड टू द हिंदू एडिटोरियल। These are 5 words which we are going to discuss. हिंदू के एडिटोरियल में ये अपीयर हुआ है। इसमें से एक वर्ड पहले के एडिटोरियल का है, बट दीज 4 वर्ड्स आर फ्रॉम टूडेज एडिटोरियल इटसेल्फ। पहला जो वर्ड है आजकल बहुत करेंसी में है, वेलोर। वेलोर मीन्स होता है बहादुरी। बहादुरी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बहादुरी। आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसके लिए तो बहादुरी के लिए तो वर्ड हम लोग जानते हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी, हाँ, ब्रेवरी भी बहादुरी के लिए चलता है, बट दोनों में डिफरेंस है। जैसे कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, आपने दौड़कर उसको पकड़ लिया, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि भाई वो तो बहुत बहादुर है, बहुत बहादुरी दिखाई और चोर को पकड़ लिया। बट युद्ध में जो साहस या हिम्मत या बहादुरी दिखाई जाती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वैलोर। इसी से वर्ड बनता है वैलियंट। बहादुर के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं वैलियंट। एक और वर्ड है गैलेंट्री।
गैलेंट्री मीन्स भी होता है बहादुरी, युद्ध में बहादुरी के लिए हम लोग इन वर्ड्स को यूज करते हैं, वैलोर या गैलेंट्री, और बहादुर के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं वैलियंट, राइट। देन सेकेंड वर्ड, ये सिंपल वर्ड है, ये आप जानते होंगे, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स होता है प्राथमिकता, प्रेफरेंस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है? स्टडीज आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। इसी से वर्ब बनता है प्रायोरिटाइज, ये वर्ब है, मीन्स प्राथमिकता तय करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। प्राथमिकताएं डिसाइड करना आपको आना चाहिए कि आज के लिए, अभी के लिए कौन सी प्रायोरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटाइज मीन्स होता है प्राथमिकता तय करना। नेक्स्ट वर्ड इज परपोर्टेडली। ये एक अनकॉमन वर्ड है, शायद आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे। परपोर्टेडली मीन्स होता है कथित रूप से। इसके लिए अगर दूसरा इंग्लिश वर्ड मैं यूज करूं तो दैट इज एलिजेडली। अब ये होता क्या है इसको भी बताता हूं। कभी कभी कुछ चीजें, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो सुनने में लगते हैं कि सच होंगे, लेकिन वास्तव में वैसे नहीं होते। वो हो सकता है कि सिर्फ एलिगेशन हो, कोई आरोप हो, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं परपोर्टेडली, कथित रूप से, या एलिजेडली, करेक्ट। देन वी कम टू दिस क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन का मतलब होता है सिकंजा कसना, सिकंजा कसना। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा पे जो पाबंदी लगा दी है, इसका मतलब वो बाहर से अमेरिका में जाने वाले लोगों पर सिकंजा कस दिया है। सो टोटल क्लैम्प डाउन इज देयर, वहां पे सिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जेन्यूफ्लेक्ट। ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। जेन्यूफ्लेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गोद में जाकर बैठ जाना, गोद में जाकर बैठना। बहुत अनकॉमन वर्ड है, ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन आजकल ये वर्ड करेंसी में चल रहा है, पॉपुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेपाल और चाइना के बीच में जो दोस्ती अभी देखने को मिल रही है, उसके बारे में कहा जाता है, इट अपीयर्स कि नेपाल चीन के गोद में जाकर बैठ गया है, तो वहां पे हम लोग इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे, जेन्यूफ्लेक्ट। सो दीज आर 5 important words taken from the editorial appearing in the Hindu। इसी के साथ ही आज के सेशन को खत्म करते हैं। आर्टिकल चैप्टर को खत्म किया आज के इस सेशन में। साथ ही साथ 5 वर्ड्स डिस्कस किए जिनको आप याद रख सकते हैं। ये एग्जाम में कभी भी यू मे कन्फ्रंट एनी टाइम एनीवेयर व्हाइल टेकिंग द एग्जाम। कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कल फिर मिलते हैं नए कंटेंट्स, नए एक्साइटमेंट, नए एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।